Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss privileges of HDC, which is holder in due course, and types of negotiable instrument. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बिजनेस लॉज और कंपटीशन एक्ट एंड MRTP एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की डेफिनेशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप, इंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है। और अब हम होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे प्रिविलेजेस जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलेंगे उसमें यहाँ पे एवरी प्रायर पार्टी इज़ लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स इन फॉलोइंग केसेस। तो अब ये जो 4 केसेस हैं यहाँ पर, इन केसेस में यहाँ पर जो प्रायर पार्टीज़ होंगी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो सभी पार्टीज़ जो हैं वो लायबल होंगी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। तो वो पार्टीज़ जो हैं वो कंपनसेट करेंगी होल्डर इन ड्यू कोर्स को, जो भी होल्डर होगा। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स की जो डेफिनेशन है उसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ प्रायर पार्टीज़। तो अब अगर ऐसा होगा कि यहाँ पर जो प्रायर पार्टीज़ हैं वो लायबल हों होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए, तो इस केस में यहाँ पर प्रायर पार्टीज़ की लायबिलिटी होगी कि वो पे ऑफ करेंगी होल्डर इन ड्यू कोर्स को। सेकेंड है यहाँ पर इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन टू इंटरमीडिएट पार्टीज़। तो अब अगर इस केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है विदाउट कंसिडरेशन, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वहाँ पर वो किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो है वो होल्डर होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर भी विदाउट कंसिडरेशन वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया है किसने, किसी भी इंटरमीडिएट पार्टीज़ ने। तो इसीलिए इस केस में जो प्रायर पार्टीज़ होंगी HDC से पहले जिनके भी पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, तो अगर उन्होंने फ्रॉड से वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफ़र किया है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, तो फिर इस केस में वो पार्टीज़ लायबल होंगी HDC के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओब्टेन्ड थ्रू अनलॉफुल मीन्स बाय इंटरमीडिएट पार्टी। अब किसी अनलॉफुल मीन्स को अडॉप्ट करके यहाँ पर इंटरमीडिएट पार्टी ने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओब्टेन किया है, तो इसीलिए इस केस में भी यहाँ पर जो भी प्रायर पार्टीज़ होंगी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, जिन पार्टीज़ के पास भी पहले वो इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, वो सारी ही पार्टीज़ जो हैं वो लायबल होंगी HDC के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्ड थ्रू कंडीशनल डिलीवरी। तो अब हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पर इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्ड थ्रू कंडीशनल डिलीवरी, तो अब इस केस में किसी भी कंडीशनल डिलीवरी के अगेंस्ट वो ट्रांसफ़र हुआ है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इस केस में भी जिन भी पार्टीज़ ने पहले वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफ़र किया होगा HDC के पास, वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अल्टीमेटली पहुंचा है, तो उससे पहले जो भी पार्टीज़ होंगी वो सब लायबल होंगी HDC के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंडीशनल डिलीवरी के केस में भी ऐसा होता है, और इन 4 केसेस में जो भी प्रायर पार्टीज़ हैं वो लायबल होंगी HDC के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल एक्सेप्टर विल बी लायबल टू HDC। तो अब इस केस में फिक्टिशियस बिल के केस में जो भी एक्सेप्टर होगा उस बिल का वो भी लायबल होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। तो अब यहाँ पे ये फिक्टिशियस बिल क्या है, यहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं अगर वो फिक्टिशियस हैं, मतलब वो इमेजिनरी हैं और वो यहाँ पर कोई बिल्स यूज़ करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उनके बीच में होता है, तो ऐसे बिल्स को का जो एक्सेप्टर होगा वो भी लायबल होगा पे करने के लिए HDC को। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि फिक्टिशियस बिल का जो एक्सेप्टर है, मतलब कि जिन भी इमेजिनरी पर्सन्स ने वो जो भी ड्रॉई या पेई हैं उस बिल के वो इमेजिनरी पर्सन हैं, तो उसको हम फिक्टिशियस बिल बोल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी एक्सेप्टर होगा वो लायबल होगा HDC के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कांट बी चैलेंज्ड। तो अब इस केस में यहाँ पर वैलिडिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अगर उसकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है या फिर
कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को हम चैलेंज नहीं कर सकते, कि मतलब जो भी पार्टीज़ होंगी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो इस बेसिस पे जो है वो चैलेंज नहीं कर पाएंगी होल्डर इन ड्यू कोर्स को, कि वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैलिडिटी ओवर हो चुकी है या अभी बची है, या फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ नहीं देख पाएंगी। ये जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का टॉपिक है वो हम डिटेल में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट पार्टीज़ जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की है, ना ही वो वैलिडिटी को चैलेंज कर सकती हैं बाय एनी प्रायर पार्टी। जो भी पहले पार्टीज़ टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रही होंगी वो सारी ही पार्टीज़ इन दोनों चीज़ों के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकती HDC को। वंस द इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑब्टेन्ड बाय HDC, की मतलब अगर ऐसा होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो यहाँ पर HDC उसको ऑब्टेन कर लेता है, वो उसके पास है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इस केस में यहाँ पर जब ऐसा हो जाएगा तो कोई भी प्रायर पार्टीज़ जो हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो चैलेंज नहीं कर पाएंगी इन दोनों बिहाफ्स पे कि वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैलिडिटी और यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो भी पार्टीज़ हैं उनकी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो पाएँ। तो इसी को यहाँ पर अगर एक बार जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो HDC को मिल जाता है तो जो प्रायर पार्टीज़ हैं वो इन बेसिस पे चैलेंज नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है क्लेंजिंग ऑफ डिफेक्ट्स एज सून एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑब्टेन्ड बाय HDC, कि मतलब अब जो HDC है अगर वो इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन कर लेता है, मतलब उसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और अब वो जो तो जितना जल्दी हो सके, मतलब एज सून एज, तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट को क्लीन कर लेना होता है, क्लेंजिंग कर लेनी होती है उस इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट्स की, कि मतलब जो भी डिफेक्टिव पार्ट है उस इंस्ट्रूमेंट का उसको हमें क्लीन करना है। डिफेक्ट से मतलब होता है यहाँ पर, जैसे हमने चेक्स के केस में देखा था कि वहाँ पर चेक जो है वो डिसऑनर भी हो सकता है, ओवरड्यू हो सकता है, या उस पर कोई प्रायर क्लेम हो सकता है। तो इन्हीं सब को क्लीन करने को हम यहाँ पर क्लेंजिंग ऑफ डिफेक्ट्स बोल रहे हैं, कि यहाँ पर क्लेंजिंग ऑफ डिफेक्ट्स हो जाना चाहिए एज सून एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द HDC, कि जैसे ही वो HDC उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन करेगा तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो जो डिफेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उनको क्लीन कर लेना होता है, क्लियर कर लेना होता है। एवरी सब्सिक्वेंट पार्टी ऑफ HDC विल बिकम HDC अनलेस ही हैज़ कमिटेड द फ्रॉड। तो अब जो भी सब्सिक्वेंट पार्टी होगी, जो भी आगे आने वाली जो भी पार्टीज़ होंगी जिनको भी वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मिलेगा, वो सारी ही पार्टीज़ जो हैं वो विल बिकम HDC, वो सारी ही पार्टीज़ HDC बन जाएंगी अनलेस ही हैज़ कमिटेड द फ्रॉड। लेकिन इसमें एक शर्त है कि यहाँ पर वो जो HDC है जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो पर्सन यहाँ पे फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, उसने कोई फ्रॉड जो है वो कमिट नहीं किया होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि आगे जो भी पार्टीज़ उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन करेंगी वो सारी ही पार्टीज़ HDC बन सकती हैं, बशर्ते इसमें फ्रॉड ना हुआ हो। तो यही था यहाँ पर प्रिविलेजेस टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हमने देखा था कि यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट था प्रॉमिसरी नोट, सेकंड था बिल ऑफ एक्सचेंज और थर्ड था चेक। तो हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉमिसरी नोट से। तो अब एक प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अ रिटर्न प्रॉमिस। तो अब ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑब्वियस है यहाँ पर, जो कि कंटेन करता है एक रिटर्न प्रॉमिस, कि उसमें एक एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा। अब यहाँ पर रिटर्न का मतलब एक्सप्रेस भी हो सकता है, रिटर्न को हम एक्सप्रेस ही बोलते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा वहाँ पर बाय वन पार्टी। एक पार्टी रिटर्न में ऐसा बोलेगी कि टू पे अनदर। तो मतलब वो जो एक पार्टी है वो ऐसा रिटर्न प्रॉमिस देगी
दूसरी पार्टी को कि वो कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो पे करेगी, अ डेफिनेट सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो अब यहाँ पे एक पर्सन है वो रिटर्न प्रॉमिस दे रहा है किसी दूसरे पर्सन को कि वो एक डेफिनेट सम ऑफ मनी जो है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करेगी दूसरी पार्टी को, आइदर ऑन डिमांड या तो उसकी डिमांड पर, और एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, और या फिर एक कोई स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट होगी, मतलब उन्होंने यहाँ पर रिटर्न में डिसाइड किया होगा कि इस पर्टिकुलर डेट को ये जो पार्टी है वो पे करेगी दूसरी पार्टी को। तो वो एक फ्यूचर डेट भी हो सकती है, या फिर जिस पार्टी के फेवर में वो प्रॉमिसरी नोट इशू हुआ है उस पार्टी के डिमांड पर भी यहाँ पर इस पार्टी को पे करना होगा दूसरी पार्टी को। तो इसीलिए हम इसको ऑन डिमांड कहते हैं और एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट कहते हैं। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब ऑन डिमांड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं आप अपने घर पर हैं और आपने ऐसा बोला कि आपको खाना चाहिए और आपको वहाँ पर खाना मिल गया, लंच मिल गया वहाँ पर आपको, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ऑन डिमांड है। लेकिन अगर स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट होती तो मतलब उसमें टाइम डिफाइंड होता है कि आपको लेट्स से 9 o'clock से पहले जो है वो डिनर नहीं मिलेगा, तो इसको हमने बोल दिया कि ये एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट है। और अगर यहाँ पर होता तो ये ऑन डिमांड होता कि जब आपने मांगा तब आपको लंच मिल गया। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर वो जो पर्सन है जिसके फेवर में वो प्रॉमिसरी नोट इशू हुआ है, वो पर्सन ऑन डिमांड भी उस प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट मनी रिकवर कर सकता है, और कोई फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट होगी जो कि यहाँ पर रिटर्न में डिसाइड हो रखी होगी कि उस पर्टिकुलर डेट पर ही वो जो पर्सन है जिसके फेवर में वो प्रॉमिसरी नोट इशू हुआ है वो इसी डेट पर उसको वो अमाउंट जो है वो मिल सकता है। तो अब ये जो दो पर्सन की हम बात कर रहे हैं इसको डिस्कस करते हैं कि पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट क्या होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं इस केस में, प्रॉमिसरी नोट के केस में। फर्स्ट पार्टी होती है इशूअर, जिसको हम मेकर या प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं। अब ये कौन पर्सन होगा? हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट, जो उस प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये पर्सन वो है जो प्रॉमिस कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये एक इशूअर है प्रॉमिसरी नोट का, मेकर भी है और प्रॉमिसर भी है। तो अब ये वो पर्सन है हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट, ये बनाएगा उस प्रॉमिसरी नोट को, यही वो एक रिटर्न प्रॉमिस देगा दूसरी पार्टी को। अब वो दूसरी पार्टी कौन होगी? उसको हम बोलते हैं पेई। अब पेई वो पर्सन है हु इज़ एंटाइटल टू रिकवर मनी, ये वो पर्सन है जो एंटाइटल है मनी रिकवर करने के लिए प्रॉमिसर से, जिसको हम प्रॉमिस सी भी बोल सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर पेई बोला है। तो अब यहाँ पर मेनली प्रॉमिसरी नोट में जो कॉमनली यूज टर्म्स हैं इन दोनों के लिए वो है मेकर एंड पेई। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेकर वो है जो प्रॉमिस कर रहा है, और यहाँ पर पेई वो पर्सन है जिसके लिए वो प्रॉमिस हो रहा है, जो बाद में प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिसीव करेगा या रिकवर करेगा। तो यही दोनों पार्टीज होती हैं प्रॉमिसरी नोट के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं प्रॉमिसरी नोट के। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर है मस्ट बी रिटर्न, ओरल प्रॉमिस इज नॉट वैलिड। तो अब यहाँ पे वो जो प्रॉमिस है वो रिटर्न होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस को यहाँ पे हम वैलिड नहीं मानते। तो ये सेम कंडीशन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने नहीं देखी थी। वहाँ पर जो ओरल प्रोमिसेस थे वो भी वैलिड होते थे। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, प्रॉमिसरी नोट के केस में ऐसा नहीं होता। वो प्रॉमिस जो है वो रिटर्न ही होना चाहिए, ओरल प्रॉमिस को हम वैलिड यहाँ पर नहीं मानते। तो ऐसा सिर्फ प्रॉमिसरी नोट के केस में ही होगा अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, सेम ही बात है। साइंड बाय मेकर, तो अब ये जो मेकर है, जो इशूअर है, वो साइन किया होना चाहिए उस प्रॉमिसरी नोट को। जो भी रिटर्न प्रॉमिस है वो साइंड होना चाहिए, वो जो प्रॉमिसरी नोट है वो साइंड होना चाहिए, मेकर उसको साइन करेगा तभी हम उसको वैलिड मानेंगे। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली। तो अब ये जो प्रॉमिसरी नोट है
वो पेमेंट ऑफ मनी के अगेंस्ट ही बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में ही यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट को हम इशू कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई मनी जो है वो पे की जानी है। तो यहाँ पर मनी के अलावा और कोई भी कंसिडरेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली, सिर्फ मनी टर्म्स में ही यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट जो है वो इशू हो सकता है कि उसके अगेंस्ट मनी ही पे हो पाएगा। अनकंडीशनल प्रॉमिस, अब उस प्रॉमिस में कोई कंडीशंस नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर ये पर्टिकुलर इवेंट होगा या फिर नहीं होगा तभी हम इस प्रॉमिसरी नोट को परफॉर्म करेंगे या इसके अगेंस्ट जो भी मनी है वो देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होता है ये प्रॉमिसरी नोट के अंदर। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प्ड होना चाहिए, तो मेकर यहाँ पर स्टैम्प करेगा उस प्रॉमिसरी नोट को। लास्ट है यहाँ पर पेई मस्ट बी सर्टेन, तो उस प्रॉमिसरी नोट का जो पेई है, जिस पर्सन के लिए वो प्रॉमिसरी नोट इशू हो रहा है, वो पर्सन जो है वो सर्टेन होना चाहिए। कोई भी अनसर्टेन पर्सन जो है उसके लिए प्रॉमिसरी नोट जो है वो मेक नहीं करेगा यहाँ पर मेकर, तो इसीलिए यहाँ पर पेई का सर्टेन होना इम्पॉर्टेंट है। तो यही फीचर्स हैं प्रॉमिसरी नोट के यहाँ पर, जिसमें हमने देखा कि वो एक्सप्रेस होना चाहिए मनी टर्म्स में या उसके अगेंस्ट ही यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट इशू हो सकता है, साइन होना चाहिए वो मेकर के द्वारा, और अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए वहाँ पर, स्टैम्प्ड होना चाहिए, और पे जो है वो सर्टेन होना चाहिए। तो यही एसेंशियल फीचर्स थे प्रॉमिसरी नोट के। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।